तो आपने बोला था अच्छा। कि कितना गवर्नमेंट एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करना है वो जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि कितना छोड़ना है। सही ये खास बात है यार। जरूरी था। तो मैंने बिल्कुल। वही माइंड में रख के क्लासेस स्टार्ट किए थे कि मुझे क्या क्या छोड़ना है वो क्लासेस से मैं पहले जान लूँ। जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ तो सर एक्चुअली ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मतलब जैसे कोई भी हम एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं या फिर एग्जाम देते हैं तो हमारा जो फोकस होता है फेवरेट वाले पार्ट पे ही रहता है। तो पहला मेरा एडवाइस सबको ये है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो आप मतलब अपने वीक टाइम में पढ़े, और एक ही महीने में मेरा मैथ्स और रीजनिंग दोनों सिलेबस एक ही महीने में खत्म कर दिए थे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे बीच में मौजूद है मिहिर, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है। आईबीपीएस क्लर्क का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मिहिर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और कौन से बैंक में सर आपका सिलेक्शन हुआ है, एक बार जरा बताइए। सर मेरा बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल में हुआ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां मिहिर। मतलब अभी कैसा घर वाले फील कर रहे हैं? घर वाले सर एकदम खुश है, मतलब वो कब से वेट कर रहे थे। एक्चुअली हमारे गुजरात में ट्रेंड है यहाँ पे कि जैसे ही कॉलेज खत्म होता है तो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करके फटाफट लोग जॉब पे लग जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का इतना यहाँ पे क्रेज नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा 1 साल 3 महीने जितना लगा है प्रिपरेशन में, तो अभी बहुत ज्यादा खुश है अभी लोग घर पे सब। चलिए। अच्छा मिहिर, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। कैसे तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया, तुमने कहा जैसे कि गुजरात में वहां पे गवर्नमेंट का इतना क्रेज नहीं, तो तुम मतलब यस क्या सोच में आए कि मैं तैयारी करूंगा बैंक की? यस सर, मैंने लास्ट ईयर में जब मैं था कॉलेज में 2020 में, तभी मैंने एमबीए का सीमेट का एग्जाम दिया था। उसका भी ओके। सिलेबस सेम टू सेम ही रहता है। तो उसमें जो ठीक है। रीजनिंग मैथ्स का जो सेक्शन था उसमें मैंने विदाउट प्रिपरेशन 200 में से 150 मार्क्स स्कोर कर लिए थे। तो ओके। मुझे तभी क्लियर हो गया था कि इसी सब्जेक्ट्स के एग्जाम मुझे देने हैं। तभी मुझे पता नहीं था कि बैंकिंग का इस तरह का कोई एग्जाम होता है। मतलब मेरे फ्रेंड ने एक फॉर्म भरवाया था मुझसे। तो मैंने जैसा ही फॉर्म भर के एग्जाम दिया था उस साल का, तो मेरा प्री में 30 मार्क्स आ गए। तो मैंने उसी दिन अज्यूम कर लिया था कि मैं एक मतलब बैंक में ही हूँ। ऐसा मैंने कंफर्म विजन मेरा क्लियर हो गया था कि मुझे बैंक के ही ओके। प्रिपरेशन करनी है। देन वो मोटिवेशन आ गया, उसके बाद मैंने सीधा प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और एक ही महीने में मेरा मैथ्स और रीजनिंग दोनों सिलेबस एक ही महीने में खत्म कर दिए थे, क्योंकि मेरा क्लियर था कि मुझे यही करना है, इसलिए मैंने फुल डे प्रिपरेशन उसमें लगा दिया था इस तरह से। ओके। तो फिर मतलब मिहिर, जैसे अभी तुमने बताया कि क्या मतलब जो तुम्हारा एग्जाम था एमबीए वाला, उसका सिलेबस बिल्कुल बैंक के जैसा था। तो सबसे पहला एग्जाम तुमने कौन से ईयर में दिया? 2020 में मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया था, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तुरंत ही एग्जाम आ गए थे, तो मुझे बहुत ओके। टाइम नहीं मिला था प्रिपरेशन का। ओके। तो मिहिर, मेरा सवाल ये है कि मतलब फिर आपके दिमाग में कैसे आइडिया है कि मैं मतलब कोचिंग करूं या फिर सेल्फ स्टडी करूं, ये मतलब कैसे थॉट में आया? कोचिंग में सर मेरा गवर्नमेंट जॉब में मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब उसमें ये बोले थे, अलग शायद आप ही थे, तो आपने बोला था अच्छा। कि कितना गवर्नमेंट एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करना है वो जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि कितना छोड़ना है। सही ये खास बात है यार। जरूरी था। तो मैंने बिल्कुल। वही माइंड में रख के क्लासेस स्टार्ट किए थे कि मुझे क्या क्या छोड़ना है वो क्लासेस से मैं पहले जान लूँ। तो इसलिए मैंने अच्छा। क्लास देखे थे क्या छोड़ना है वो जानने के लिए। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। यस सर, तो अच्छा, अब क्योंकि मैं तुमसे बताऊं, मुझे अपना स्कोर बताओ, मेंस मेंस का स्कोर क्या रहा है तुम्हारा? मेंस का सर मैं आपको बताऊं, मैंने जब ये रिजल्ट देखा वॉइस था थोड़ी कम तो। आ रही है सर, आप हेडफोन लगा के रखिए। यस सर, मेरे हेडफोन है नहीं, अभी मैं ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ ये हाँ। जी, मैंने मेंस का सर जैसे रिजल्ट देखा था तो उसमें मतलब मैंने देखा कि क्या है, वी ग्लैड टू नो इतना ही पढ़ा और सीधा मैं भाग गया मिठाई लेने। मैंने एक्चुअली स्कोर देखा था मैंने सीधा शाम को, तो मेरे 60.75 मार्क्स है क्लरिकल में। जो पासिंग मार्क्स से सिर्फ 2 मार्क्स ज्यादा है। 60.75 टोटल ओवरऑल। ओके ओके। हेलो। अच्छा मिहिर, अब मुझे तुमसे जानना है कि कुछ सवाल हैं जो कॉमन सवाल हैं। फाइनली जी सिलेक्शन हो गया, ये मैटर नहीं करता कि क्या रहा क्या नहीं रहा, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। और अब तुम्हें जॉब बैंक अलॉट हो गया है। तो जी अब सर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर जो मतलब जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे आपने तैयारी करी। तो सबसे पहले मुझे सेक्शन वाइज बताइए। सबसे जी पहले मैथ्स का मुझे बताइए कि मैथ्स आपने कैसे तैयार किया, क्या कुछ जी अलग स्ट्रेटेजी बनाई, या मतलब कैसे जी आपने मैथ्स को तैयार किया, स्पेशली अर्थमेटिक में मुझे बताइए। जी जी, जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ तो सर एक्चुअली ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मतलब जैसे कोई भी हम एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं या फिर एग्जाम देते हैं तो हमारा जो फोकस होता है फेवरेट वाले पार्ट पे ही रहता है। तो पहला मेरा एडवाइस सबको ये है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो आप मतलब अपने वीक टाइम में पढ़े। जैसे कि इंग्लिश मेरा वीक है तो सुबह के एकदम मॉर्निंग के फ्रेश सेशन में मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। मैं ओके। मतलब मैथ्स मुझे नींद आ रही हो तो भी मैं मैथ्स कर सकता हूँ, तो रात को 11 बजे 12 बजे भी मैं आराम से मैथ्स पढ़ सकता हूँ। तो जो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है वो अपने वीक टाइम में पढ़िए और जो वीक सब्जेक्ट है वो अपने स्ट्रॉन्ग टाइम में पढ़िए, ताकि आप जल्दी से जल्दी दोनों परफेक्ट। पैरेलल चला सकें इस तरह से। बढ़िया अभी बढ़िया। मैथ्स का जैसे कोई बात करें हम लोग कि उसमें पढ़ाई कैसे करनी है, तो मेरे हिसाब से जितना मैक्सिमम हो सके जल्दी से जल्दी जो टॉपिक कवरेज है एंड
हर एक टॉपिक में जितने हम मतलब एग्जाम में जितने पूछे जाते हैं वो एग्जाम के टाइप्स के क्वेश्चन कवर कर ले, तो हम लोग प्रैक्टिस के आगे हम लोग जल्दी जा सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे सीक्वेंस भी बनाया हुआ है कि अरिथमेटिक में पर्टिकुलर कौन से टॉपिक पहले करने हैं। जैसे कि पार्टनरशिप, बोटन स्ट्रीम, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, एज, मेंसुरेशन, ये सारे के सारे चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट है, मतलब दूसरे चैप्टर पे डिपेंड नहीं हाँ, करते हैं। तो सही ये सारे बात है। हम लोग को अटेम्प्ट हम लोग एग्जाम में पहले कर सकते हैं एंड सिलेबस में भी पहले कर सकते हैं। और मेरा एडवाइस सबको ये है कि आपको जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब एक साथ देख लेना है। वो देखने से हमको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम के लेवल एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि क्लासेस में जनरली थोड़ा एग्जाम से अप लेवल कराया जाता है तो थोड़े डिमोटिवेट लोग हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल पहले बिल्कुल। ही प्रीवियस ईयर पेपर देख लेने हैं कि एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। तो अगर बिल्कुल। क्लास में भी कराएंगे तो आपको जज कर सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन ये आ सकता है, ये थोड़ा टफ है, इस तरह से। तो प्रीवियस ईयर पेपर जैसा ही देख लिया, फिर सिलेबस हम लोग देखेंगे। फिर मॉक टेस्ट में मेरा गलती रहा था कि मैंने 3-4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद मॉक स्टार्ट किए थे और ओके। सीधा फुल लेंथ किए थे। तो उसमें मेरा ये एडवाइस रहेगा कि सबसे पहले जैसा ही टॉपिक हो रहा है तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पहले करनी है टाइमर के साथ। आप जो यूट्यूब पे कराते हैं आप टाइमर रखते हैं सर, पता है? तो हाँ वो हाँ टाइमर हाँ। में एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मेरा स्पीड बढ़ाने का ये रहा है ब्रह्मास्त्र, ये रहा है कि 2x स्पीड पे मैं सारे वीडियोस देखता था। तो जो ओके। टाइमर है वो भी 2x स्पीड पे चलता है। अच्छा। तो टाइम का प्रेशर मैंने डबल ले लिया था, तो उसकी वजह से मेरी स्पीड बढ़ गई थी। उसका भी रीजन ये है कि जो मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट किया था 3-4 महीने लेट, तो उसमें ये हुआ था कि पहला जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था वो मुझे बीच में से छोड़ना पड़ा था, उसमें मुझसे ओके। सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हुए थे। उसमें टाइमर का प्रेशर इतना हो गया था तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये फिक्स फेज है कि प्रैक्टिस के बाद आपको टाइमर का प्रेशर आएगा ही और आपको ये पास करना ही पड़ेगा। मुझे भी हुआ था ये। तो वो पास करने के बाद वापस मैंने थोड़ा हिम्मत किया, फिर मॉक टेस्ट वापस चालू किए। उसमें मेरे 60-65 ही आते थे मॉक में, क्लरिकल में। उसके बाद ओके। मतलब एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली मुझसे ये हो गया कि मैंने गलती से एक मेमोरी बेस्ड पेपर दे दिया। उसमें अच्छा। सडनली मतलब ऐसा हुआ कि सर 91 आइटम्स हो गए, तो मैं सोचा कि इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता है, गलती से हो गया। वापस मेमोरी बेस्ड दिया दूसरा वाला, उसमें से 94 हो गए। तो वो मेरे लिए सर टर्निंग पॉइंट था कि 94 हो गए तो मतलब अभी कोई भी प्री एग्जाम हो उसके लिए मैं सिक्योर हो गया हूँ। कोई भी प्री एग्जाम मैंने 10 दिन पहले अगर मॉक देना चालू किया मैं आराम से पास कर सकता हूँ अभी। तो बिल्कुल। मैंने चालू किया था प्रीवियस ईयर पेपर से, एंड जो प्रिपरेशन मेरा एक लेवल तक हो गया है वो भी एंड हुआ मेरे प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक टेस्ट देने से। अच्छा, मुझे मेंस की तैयारी के बारे में बताओ। प्री तो जनरली ठीक है, तुमने बताया कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, कुछ टॉपिक्स आपने जी चूज किए कि इंडिपेंडेंट है उनको तैयार कर लिया। जी उसके जी। बाद टाइमर को मैनेज करके आपने प्री तैयार कर लिया। मैं खुद बोलता हूँ कि प्री एग्जाम्स को आप हार्डली 3 महीने में तैयार कर सकते हो। आराम से, यस। सर सारी बात आती है मेंस एग्जाम्स की, तो मेंस एग्जाम्स के लिए क्या अप्रोच थी आपके दिमाग में, क्योंकि बच्चों को मेंस का बहुत डर लगता है, स्पेशली मैथ्स में। यस सर, मेंस में मेरा अभी मिस्टेक रहा कि पहले मैंने प्री में बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। 3 से 4 महीने प्री प्रिपरेशन किया, मेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड सब लोग मार खाते हैं अभी मोस्टली जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में कि लोग डेली पढ़ते नहीं है। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरा ये लोगों का कहना है कि लोग एग्जाम आएंगे तभी सोचेंगे। आपको करंट अफेयर्स जरूरत नहीं, आदत बनाना पड़ेगा, तभी वो ओके। आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अभी बिल्कुल। जो कट ऑफ गया है सेक्शनल कट ऑफ, आप देखेंगे पीओ क्लर्क बोथ में एक ही मार्क है सेक्शनल कट ऑफ। मतलब आप समझ सकते हैं कि पेपर कितना खतरनाक दिया होगा। सेक्शनल सही कट ऑफ बात है। सिर्फ एक मार्क है, सिर्फ एक मार्क। ओके। तो जीए की। उसके लिए जीए की, यस सर, जीए सेक्शनल कट ऑफ ओके। सिर्फ एक मार्क है। तो उसके लिए मेरा एडवाइस ये है कि अपने अभिजीत सर जो आप कराते हैं बैंकर्स वे का सबसे मतलब बेस्ट सर्च ये बोल सकते हैं कि सर ने, मैंने अभी ग्रुप में देखा पास होने के बाद लोगों ने लिखा कि पहले मैंने ये मैम को फॉलो किया, फिर इनको फॉलो किया, फिर अभिजीत सर पे आए, फिर पास हुए। तो मैं ये लकी हूँ कि मुझे डायरेक्ट पहले ही अभिजीत सर मिल गए। तो जीए के ओके। लिए तो उनके डेली जो सेशन है पीडीएफ अपने जो देते हैं सर, वो रीडिंग करना है। उनके एमसीक्यू के जो रात का सेशन होता है वो, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से भी डेली, फिर वीकली, फिर मंथली, फिर मंथ खत्म होने के बाद सर जो टॉपिक वाइज पीडीएफ वापस देते हैं वो रिवाइज करना है पूरा। मतलब कैरी ओके। फॉरवर्ड सब लेके चलना है, पिछला मंथ भी पढ़ना है और इस मंथ का ये भी पढ़ना है। जैसे कि एस्टिमेशन हमारे पास है कि एसबीआई क्लर्क 1-2 महीने में आ सकता है, तो हमको क्लियर हो गया कि हमको जनवरी से करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स जनवरी का अभी से रिवीजन स्टार्ट कर देना है। एंड जैसे ही एग्जाम आता है तो सर अभिजीत सर का बेस्ट पार्ट ये है कि तभी वो रिवीजन बैच लॉन्च करता है। तो सर के हम्म। एमसीक्यू सेशन सब दूसरे प्लेटफॉर्म से भी वो कलेक्ट करके देते हैं, तो जो रह गया है वो भी कवर हो जाता है। इस ओके। तरह से करंट अफेयर्स लेके चलना है। एंड मैथ्स का अगर बात करें तो मेरे हिसाब से कोई बोलता है कि अरिथमेटिक में कोई छोड़ सकते हैं, मेरे मेरे हिसाब से कोई भी छोड़ना मतलब रिस्क लेना है। सीधा सीधा आपको यहाँ पे सारे टॉपिक करना ही पड़ेंगे, क्योंकि मेंस ओके। में जैसे कि क्वांटिटी के क्वेश्चन आते हैं, बराबर 3 क्वांटिटी दे दिया, उसमें से 2 क्वांटिटी के क्वेश्चन किए हैं, तीसरे का नहीं किया तो वो क्वेश्चन गया ना हमारे हाथ से। तो इसलिए सही सारे के बात है। सारे हमको करने ही पड़ेंगे, बेसिक क्लियर होंगे। तो मेरे हिसाब से मेंस जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसके लिए क्लासेस स्टार्टिंग में करेंगे। तो जो उसमें वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसके लिए क्लासेस करने पड़ेंगे। जैसे Q1 Q2 क्या है पहले देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा इसमें करना क्या है। जैसे कि स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में कभी लास्ट तक आंसर निकालना नहीं होता है,
बराबर। तो बिल्कुल। उसमें भी मतलब अगर देखना पड़ेगा तो क्लासेस देखेंगे तो उससे क्या होगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद मैं मोस्टली डिपेंडेंट रहता हूँ अभी मॉक टेस्ट पे कि वैरायटी ऑफ ओके, क्वेश्चंस अलग अलग प्लेटफॉर्म से कितने कवर कर सकें। ठीक है। अच्छा, मुझे मैथ्स में एक चीज बताओ, जैसे अर्थमेटिक और डीआई में मतलब कंफ्यूजन मेंस में किस में ज्यादा सबसे होता था, अर्थमेटिक या फिर डीआई? हाँ सर, एक्चुअली ये डीआई जो है मेरे लिए तो मतलब मुझे इतना कोई कंफ्यूजन मुझे तो नहीं रहा था। मैं इसमें सब्जेक्ट टॉपिक सिलेक्शन में ही मानता हूँ कि Q1 Q2 जैसे स्टेटमेंट वाला है उसमें मुझे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि उसमें मतलब लगता है कि इसमें जब थोड़ा गड़बड़ हो गया तो लेस देन ग्रेटर देन में गड़बड़ हो जाएगा, उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। डीआई का बात करें तो डीआई में एक्चुअली क्या है कि उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें टाइम ज़्यादा जाता है कि पूरा ओके। अंडरस्टैंडिंग करना है, उसमें टाइम मुझे ख्याल ज़्यादा जाता है कि मतलब अंडरस्टैंडिंग में उसमें टाइम लग जाता है, इसमें थोड़ा डिले मेरा हो जाता है डीआई में मेंस में। अरिथमेटिक में क्या ओके, होता है कि टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन होता है तो अरिथमेटिक मेरा मीन्स में अच्छे से हो जाता है टाइम पे, डीआई में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके। अच्छा, इंग्लिश और रीजनिंग का भी बता दो कि इंग्लिश और रीजनिंग को तुमने मेंस के लिए तैयार कैसे किया, मेंस और री प्री दोनों के लिए? हाँ, रीजनिंग का सर बात करूं मैं तो मेरा पहले मतलब ये जो पजल होती है हमारी उसमें 15 से 20 मिनट लग जाते थे मुझे सॉल्व करने ठीक में। है। फिर जो पुनीत सर का है ना 40 आवर्स का प्री का बैच है पूरा 40 आवर्स का, वो मैंने मतलब एक एक साइड से चालू करके फटाफट रिकॉर्डेड 2x स्पीड पे एक बार से देख के खत्म कर दिया। पजल में एक्चुअली ये क्या है कि लोगों को हर एक टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन पता होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन भी होता है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी होती है, तो कभी भी इंफॉर्मेशन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। वो कब होगा, जब हमको हर एक टाइप के क्वेश्चन पता होंगे। एक लाइन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इसमें ये आएगा, जैसे कि स्क्वायर आया उसमें इंफॉर्मेशन में सिर्फ वही पढ़ना है कि बीच में बैठे हो सेंटर में और कॉर्नर पे बैठे हो बाहर में, वही देखना है और कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ सीधा क्वेश्चन पे मूव करने जाना है। तो वो 40 आवर्स के बैच में सर ने इतना बेस्ट बनाया हुआ कि हर एक टाइप के क्वेश्चन हर एक लेवल लेके सर ने बनाया हुआ है। तो मेरा इतना ड्रास्टिक चेंज आया वो 40 आवर्स बैच देखने के बाद कि मैं पजल सॉल्व करता हूँ ना, तो अभी लोग टारगेट लेते हैं कि रीजनिंग में सेक्शनल में मतलब 35 क्वेश्चन में से 30 करना है, 32 करना है। मैं अभी ऐसा टारगेट लेता हूँ कि क्लरिकल में मुझे 35 क्वेश्चन 18 मिनट में करना है, 17 मिनट में करना है, 16 मिनट में करना है, इस तरह से। तो उनका अरे बढ़िया। 40 आवर्स का बेस्ट रीजनिंग पजल के लिए बहुत बेस्ट रहा था मेरे लिए, टर्निंग पॉइंट रहा था ओके। वो। और इंग्लिश, इंग्लिश में बच्चों को कहना होता है सर कितना ही पढ़ लो समझ नहीं आता, इंग्लिश में तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रही? जी, यस सर। इंग्लिश मेरा भी खुद का, भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा बहुत बिलो एवरेज था, अभी भी एवरेज ही है। और हमें अच्छा। यहाँ पे मतलब पास करने के लिए एक लेवल तक ही ले जाना है, मतलब यहाँ पे प्रो एकदम गोल्ड मेडलिस्ट बनने की जरूरत भी नहीं है। इंग्लिश एक्चुअली लैंग्वेज है, मैंने आपको सर बताया मेरा मैथ्स रीजनिंग 1 महीने में हो गया था। लेकिन इंग्लिश पॉसिबल नहीं है, ये लैंग्वेज है, आपको 6 महीने कंटिन्यूस देने ही पड़ेंगे। और रेगुलर रीडिंग जैसे कि हमारे हद्दा हिंदू एडिटोरियल मतलब सब लोग कराते हैं, तो वो क्लासेस, उसका वोकेबुलरी, फिर ग्रामर का जो क्लास है वो मैक्सिमम जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में करना है। विशाल सर से मैंने जब इंग्लिश पढ़ा तो पहली बार मुझे इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी लगा, मैंने उनके पूरे नोट्स बनाए, वो फटाफट खत्म किया। फिर डेली एरर डिटेक्शन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये इंग्लिश में बहुत पेशेंस की जरूरत है, इसमें स्पीड काम बिल्कुल नहीं लगेगी, इसमें सिर्फ पेशेंस ही काम लगेगा, 6 महीने लगना ही पड़ेंगे तभी जाके ओके, इंग्लिश होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली मतलब अब तुम्हें लग रहा है कि यार इजी है सब कुछ, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब मेरा यस। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो अपकमिंग स्टूडेंट है उनको तुम्हारा क्या मैसेज है इस बार? उनको सर मैसेज है कि जो अपकमिंग नए स्टूडेंट है उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपको दिन में कितने आवर्स पढ़ने चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार सवाल है ये, क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपका काम है पढ़ना। तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाना है। पढ़ने के अलावा जो काम है उनका टाइम टेबल बनाना है, बाकी जो टाइम बचा सब पढ़ने में लगा है, क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपका और कोई काम ही नहीं है। सही बात है, मेरे बिल्कुल हिसाब सही से बात बोली। ये टाइम टेबल उस दूसरे काम के बनाना है। और मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए आप लाइब्रेरी यूज करिए। मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग के 6 महीने उठानी है, मतलब 6 महीने आपको फुल फ्लेज तैयारी लाइब्रेरी जाके करनी है, घर से नहीं करनी है। घर पे नींद आएगी, टीवी देखेंगे, खा पी के सो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लाइब्रेरी सबको जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 6 महीने फुल फ्लेज तैयारी करिए। उसके बाद 6 महीने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना रहता है, तो 6 महीने के बाद मतलब छोटे बच्चों को ट्यूशन करा के आप अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकते हैं। मैं खुद 1 साल से ट्यूशन करा रहा हूँ, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो ट्यूशन ऐसा है कि अब छोटे से छोटे गांव में जाएंगे तो वहां भी पढ़ाने को बच्चे तो मिल ही जाते हैं। तो इतना कोई प्रॉब्लम अभी इनकम में नहीं होना चाहिए। 6 महीना प्रिपरेशन करने के बाद सब लोग को ट्यूशन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, तो अच्छा खासा आपका सेल्फ डिपेंडेंट आप बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको टाइम, सबको नए स्टूडेंट को टाइम टेबल जो है मेरे हिसाब से वो उस पर ध्यान देना चाहिए। और टॉपिक कवरेज एंड जो उनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके ऊपर मैक्सिमम फटाफट ध्यान देके आपको कवर करके प्रैक्टिस पे आना चाहिए। एंड टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस है जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, मेरे हिसाब से वो 10 से 15 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा।
टॉपिक वाइज बिल्कुल। प्रैक्टिस, फिर सेक्शनल, उसके बाद ही फुल लेंथ पे जाना है। कुछ लोग डायरेक्ट फुल लेंथ पे जाते हैं, उसके वजह से क्या होता है, हाँ जो वीक फुल लेंथ पे डायरेक्ट जाने से क्या होता है, मेरा खुद गलती रहा था ये कि कुछ वीक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इंग्लिश ही पहला आता है पेपर में और मेरा इंग्लिश ही वीक है, तो उसमें अगर मेरा थोड़ा कम हो गया तो फिर मैथ्स रीजनिंग अपने आप कम हो जाएंगे आगे जाके। माइंड तो से मेरे थोड़ा सा हिसाब, लगता है कि यार ये सेक्शन खराब हो गया। यस, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम फुल लेंथ में पड़ता है, तो पहले टॉपिक वाइज क्लियर हो जाए, उसमें अच्छे स्कोर होने लगे, उसके बाद ही फुल लेंथ पे जाना है। तो मेरा बिल्कुल एडवाइस रहेगा नए परफेक्ट। लोगों को। जी सर। बहुत बढ़िया मिहिर, काफी सारे सवालों को मैंने कवर किया। अगर कोई और सवाल बच्चों के होंगे तो मैं फिर तुमसे कनेक्ट करूंगा। अभी फिलहाल श्योर सर। तुम्हारे घर वाले खुश है, तुम खुश हो, फाइनली मतलब एक मतलब होता है ना कि यार काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, वो चीज मिल गई जी है। सर। तो जी अभी सर। क्लरिकल में सर आपका हुआ है, पीओ के लिए आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए। श्योर और सर। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी, हमेशा हम थैंक आपके यू सर। साथ रहेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है बिल्कुल ठीक है सर। जी सर। और थैंक यू सो मच मिहिर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।